नमस्कार, स्वागत है आपका तर्कश में। मैं हूं अमृता राय और आज इस वक्त हमारे साथ हैं देश के कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल। जायसवाल साहब, आपका स्वागत है। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि इस समय देश में कोल युद्ध जैसा माहौल क्यों बन गया है? दरअसल कोल युद्ध जैसा माहौल बनना तो नहीं चाहिए था। अगर कैग की रिपोर्ट को लेकर किसी को कोई एतराज़ था तो इस पर डिस्कशन होना चाहिए था। और वैसे कैग की रिपोर्ट जो आती है वो पीएसी में डिस्कशन के लिए तो खुद ही जाती है, पीएसी में डिस्कस होती। लेकिन अगर कोई फ्लोर पर भी डिस्कस करना चाहता था, किसी को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कोई आपत्तिजनक कार्य हुआ है, तो फ्लोर पर डिस्कशन होना चाहिए। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि जो अपोजिशन है वो ये बात मान चुकी है कि अगर फ्लोर पर डिस्कशन होगा तो हम कहीं नहीं ठहर पाएंगे। लेकिन अपोजिशन का ये कहना है कि दरअसल फ्लोर पे डिस्कशन करा के हमने बहुत देख लिया और उससे कुछ होता नहीं है। पीएसी के जो नतीजे रहे, चाहे वो 2G स्कैम के बारे में देखा जाए, उस पर उनको भरोसा नहीं है। जेपीसी में जो हो रहा है उस पर उनको भरोसा नहीं है। ये तर्क तो देश की पार्लियामेंट्री प्रोसेस को ही चैलेंज करता है। इसके माने आपको लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है, इसके माने आपको हमारे देश की व्यवस्था पर विश्वास नहीं है, इसके माने आपको देश की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पर विश्वास नहीं है। उन्होंने देख लिया, 65 वर्षों से पूरा देश देख रहा है, धीरे धीरे करके गरीबी कम हो रही है। लेकिन अगर किसी को अविश्वास है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पे कि साहब गरीबी आज भी है, मैंने तो देख लिया 65 साल, तो इसके माने लोकतंत्र पर आपको यकीन नहीं है। अगर वो बात है तो इसका तो कोई जवाब नहीं जी। लेकिन आपको क्या लगता है, ये जो कोल अलॉटमेंट हुआ है पिछले 4-5 साल के दौरान, 2006 से 2009-10 के दौरान 142 कंपनियों को जो कोल ब्लॉक जल्दी जल्दी आवंटित किया गया, उससे क्या देश की गरीबी मिटी है? क्या बिजली की समस्या दूर हुई है? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास हुआ है? क्या जीडीपी ग्रोथ में विकास हुआ है? पहली चीज़ तो ये है कि 1993 से आपको कहना चाहिए, 2004 से 2009 की बात ही क्यों की जाती है? इस देश में जितने कोल ब्लॉक एलोकेट हुए हैं, 35 कोल ब्लॉक तो इंडिया ने एलोकेट किए थे। अब आप कहते हैं इससे देश की गरीबी दूर हुई है। मैं ये कहता हूँ कि आज देश में पावर की जो कीमत है, अगर ये एलोकेशन नहीं किए जाएंगे, अगर ये एलोकेशन न किए गए होते, अगर देश में कोयला उपलब्ध नहीं होता, अगर देश में पावर और ज़्यादा महंगा नहीं होगा, पावर और महंगा हो जाता है, तो देश की क्या हालत होती? एनडीए ये कहती है कि उसके दौर में 33 कोल ब्लॉक्स का आवंटन हुआ, जिसमें से 25 कोल ब्लॉक्स जो हैं वो सरकारी कंपनियों को गए। आपके दौर में 142 कोल ब्लॉक्स का आवंटन हुआ यूपीए 1-2 की सरकार में, और उसमें ज़्यादातर प्राइवेट कंपनियों को गए और बहुत ही हड़बड़ी में दिए गए ये कोल ब्लॉक्स थे। ऐसी हड़बड़ी क्या थी? देखिए, हड़बड़ी की परिभाषा तो वो बताएंगे कि हड़बड़ी क्या थी। लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर को कोल ब्लॉक्स गए हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर का प्रोडक्शन हमारे सामने है, कोल इंडिया जिस तरीके से कोल को प्रोड्यूस कर रहा है, हमारी सरकार ने अच्छी तरीके से समझ लिया था कि देश की कोल रिक्वायरमेंट को, देश की बढ़ती हुई औद्योगिक ग्रोथ को कोल इंडिया के माध्यम से पूरा नहीं किया जा सकता है, गवर्नमेंट कंपनीज़ के माध्यम से पूरा नहीं किया जा सकता है। इसलिए हमने प्राइवेट सेक्टर को उसमें लगाया कि जब तक प्राइवेट सेक्टर के लोगों को कोल ब्लॉक नहीं दिया जाएगा, वो कोल नहीं प्रोड्यूस करेंगे, तब तक देश की रिक्वायरमेंट को हम मीट नहीं कर सकते। लेकिन जायसवाल साहब, आप लोगों ने जिन कंपनियों को दिया, आप ही बार बार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में दोहरा रहे हैं कि जिन 57 कोल ब्लॉक्स के ऊपर सीएजी ने आपत्तियां जताई, उनमें से 56 तो शुरू ही नहीं हो पाए। जब शुरू ही नहीं हो पाए तो देश की प्रगति, विकास, इसमें कहाँ उनकी भागीदारी? तो इसके माने ये है कि हमको आज से 5 साल पहले ये पता लग जाना चाहिए था कि ये कोल ब्लॉक से काम शुरू नहीं हो पाएगा। ये हमको जानकारी होनी चाहिए थी कि इन कोल ब्लॉक से काम नहीं शुरू हो पाएगा।
जिन कोल ब्लॉक्स में काम शुरू नहीं हुआ है उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे फॉरेस्ट्री क्लियरेंस का न मिलना, जैसे एनवायरमेंटल क्लियरेंस का न मिलना, जैसे लैंड एक्विजिशन न होना। तो अगर ये पता होता कि ये सब नहीं होगा तब तो सारा काम ही बंद कर दिया जाए। अच्छा जायसवाल साहब, लेकिन सुन लीजिए आप, जो एलोकेशन हुए हैं अगर वो माइलस्टोन कंप्लीट नहीं कर रहे हैं या नहीं करेंगे तो क्या कोल ब्लॉक्स उनके पास रह पाएगा? यही तो मैं पूछने जा रही थी कि अगर नहीं रह पाएगा तो क्यों नहीं कैंसिल किया गया, क्योंकि गाइडलाइंस तो ये कहती है कि 3 साल और 4.5 साल के बाद अगर वो एनवायरनमेंट क्लियरेंस नहीं लेते हैं तो उनको कैंसिल कर देना चाहिए। एनवायरनमेंट क्लियरेंस नहीं लेते हैं, हाँ। ऐसे जो लोग होंगे कि जिन्होंने अप्लाई नहीं किया होगा उनका तो सुओ मोटो कैंसिल हो ही जाएगा। लेकिन अगर एनवायरमेंटल क्लियरेंस उनको नहीं मिली है या फॉरेस्ट्री क्लियरेंस नहीं मिली है और आने वाले समय में दूर दूर तक उनको नहीं मिलने वाली है तो उनका कोल ब्लॉक तो कैंसिल हो ही जाएगा। ऐसे कितने कोल ब्लॉक्स आप लोगों ने अब तक कैंसिल किए हैं? बहुत संक्षेप में। मैंने पहली लॉट में 26 कैंसिल किए थे, 25 कोल ब्लॉक्स डीएलोकेट हो चुके हैं। जी, कुछ आरोप आपके ऊपर भी सीधे सीधे बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं, उस पर भी आपसे सवाल पूछेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद तर्कश में एक बार फिर से स्वागत है आपका। हमारे साथ देश के कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल हैं। जायसवाल साहब, सीधे सीधे आपके ऊपर और आपके मंत्रालय के ऊपर आरोप है कि आपके कार्यभार संभालने के बाद 15 कंपनियों को कोल एलोकेशन हुआ नवंबर 2011 तक। आप क्या कहेंगे इस पर? एक भी कोल कंपनी को एलोकेशन हमारे रिजीम में नहीं हुआ। ये पुराने एलोकेशन थे जो स्क्रीनिंग कमेटी ने 2009 के पहले अप्रूव किए थे और उस पर जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थी उसने उसको अप्रूव किया था। चूंकि इलेक्शन शुरू हो गए थे इसलिए उनको एलोकेशन लेटर जारी नहीं हुए थे, वो एलोकेशन लेटर्स बाद में जारी हुए हैं। वो तो एक टेक्निकल बात है, अप्रूवल उसका बहुत पहले तो 2008 में ही हो चुका था। नवंबर 28, 2011 को कोयला राज्य मंत्री खुद राज्यसभा में खड़े होकर ये जवाब दिए हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि 28 मई 2009 से लेकर 1 नवंबर 2011 के बीच 15 कोल ब्लॉक एलोकेशंस हुए। क्या आप इसे कहते हैं कि ये गलत है? एलोकेशन जी, ये तो हम मान सकते हैं कि एलोकेशन लेटर को उन्होंने एलोकेशन मान लिया हो। एलोकेशन लेटर जारी हुए। अगर ये टेक्निकल गलती है तो ये बता दीजिए। रूंगटा माइंस लिमिटेड, कोहिनूर स्टील, मेदनी राय नाम के किसी शख्स को झारखंड में दिया गया, टाटा स्टील लिमिटेड, आधुनिक थर्मल पावर लिमिटेड, ये जो झारखंड में दिए गए 3-4 कंपनियां हैं और 2 जगह पर ये दिए गए हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? स्पेसिफिक नाम लेके पूछेंगी। जब मैंने कह दिया कि एक भी कोल ब्लॉक हमारे रिजीम में नहीं एलोकेट किए गए, एक भी कोल ब्लॉक, ये सारे एलोकेशन पहले के हैं, अप्रूवल उनका पहले का है, 2008 का है। एलोकेशन लेटर जरूर हमारे रिजीम में जारी किए गए कुछ, वो हो सकता है 25 हो, 30 हो, 35 हो, जितने भी हो। आपको संख्या याद नहीं है? वो संख्या हम देख के बता सकते हैं, वैसे हमें याद नहीं है क्योंकि एलोकेशन हमारे रिजीम में हुआ ही नहीं है। जी, ये भी एक आरोप है आपके ऊपर कि बिना स्क्रीनिंग कमेटी के परमिशन के, बीजेपी के एक एमपी आरोप लगा रहे हैं कि बिना स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग बुलाए 35 कंपनियों को एलोकेशन कर दिया गया। स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग के एक भी किलो का कोल का एलोकेशन हो ही नहीं सकता। एक और अगर स्क्रीनिंग कमेटी पहले हुई है और उसका अप्रूवल पहले कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने दिया है तो उसका एलोकेशन लेटर जारी करना हमारी मजबूरी है, वो तो हम जारी करेंगे। एक और आरोप है, वो ये है कि जब बिल पास हो गया 2010 में, उसके बाद 3 कंपनियों को एलोकेशन हुआ है और वो बिना बिडिंग के हुआ है। उस पर आप क्या? मैंने आपसे बता दिया कि एलोकेशन तो हमारे रिजीम में किसी का हुआ ही नहीं है। हमारे रिजीम में एक भी कोल ब्लॉक एलोकेट हुआ ही नहीं है। जो आरोप लगा रहे हैं क्या वो सारे झूठे और आधारहीन आरोप? आधारहीन आरोप होंगे। एलोकेशन किसी भी कोल ब्लॉक का हमारे रिजीम में हुआ ही नहीं। पीआईबी की रिलीज को भी आप झूठा मानते हैं? कैसी पीआईबी की रिलीज?
जो 28 नवंबर 2011 को। भाई मैंने आपसे कहा ना कि एलोकेशन लेटर्स जारी हुए होंगे। एलोकेशन तो पहले 2008 में हो चुका था जी। उसका कोई माने नहीं है। एलोकेशन लेटर वो डिप्टी सेक्रेटरी जारी करता है। मैं क्या कह रहा हूँ, आप हमारी बात समझिए। एलोकेशन लेटर जारी हुए होंगे, 2010 में भी जारी हुए होंगे, 2011 में भी जारी हो सकते हैं। चुनाव की वजह से कई एक एलोकेशन लेटर रह गए थे, वो एलोकेशन लेटर जारी हुए होंगे। कुछ लोगों के डिस्प्यूट आपस में थे, उनका जो कंसोर्टियम बना था उसमें डिस्प्यूट था, उनका डिस्प्यूट हल हुआ होगा, तब उसके बाद एलोकेशन लेटर जारी हुआ होगा। लेकिन एलोकेशन एक भी हमारे रिजीम में नहीं। इसका मतलब जो विपक्षी पार्टियां हैं वो देश को गुमराह कर रही हैं? बिल्कुल गुमराह कर रही हैं। ये तो पूरा रिकॉर्ड है, कोई हमारे कहने से ही सब कुछ थोड़ा नहीं संभव हो जाएगा। रिकॉर्ड आके देखें एलोकेशन कब हुआ, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने एलोकेशन को अप्रूव कब किया, ये चीज आके देखें। और जो एलोकेशन लेटर अगर डिप्टी सेक्रेटरी ने जारी किया है तो उसका कोई माने, वो आपकी जानकारी के बिना किया है। क्यों, हमारी जानकारी में हो भी या ना भी हो उससे क्या फर्क पड़ता है। जो एलोकेशन पहले हो चुका है, जिसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने अप्रूव कर दिया है, उसका क्या मतलब है, वो तो होना ही है, जारी होना ही होना है। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि 2009 के चुनाव से पहले वो परमिशन मिल गई थी उनको स्क्रीनिंग कमेटी की, बाद में परमिशन नहीं, एलोकेशन का अप्रूवल हो गया था। 2009 के चुनाव के पहले एलोकेशन के जो अप्रूवल हो गए थे, उन्हीं के एलोकेशन लेटर तो हो सकता है बाद में कुछ जारी हुए हों। उनका नंबर हमें नहीं पता है कितने नंबर हैं, क्योंकि वो डिप्टी सेक्रेटरी या अंडर सेक्रेटरी जारी करता है। लेकिन हमारे रिजीम में एक भी कोल ब्लॉक का अप्रूवल न तो हुआ है, ना हमने एलोकेशन किया है जी। मेरा ये कहना है जी। और जो कंपनियां डिफॉल्टर साबित हो रही हैं उनके खिलाफ आप लोग किस तरह का सीबीआई इंक्वायरी कर रही है। उन्हीं कंपनी जो 57 कोल ब्लॉक्स एलोकेट हुए हैं उनकी सीबीआई इंक्वायरी कर रही है। अगर मान लीजिए कोई उसमें डिफॉल्टर कंपनियां होंगी या किसी अधिकारी ने मिसलीड किया होगा, गलत जानकारी के आधार पर एलोकेट कराया होगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप हमारे साथ रहिएगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे कि आखिर संसद चलाने के लिए सरकार की तरफ से और आपकी पार्टी की तरफ से क्या किया जा रहा है। तो आज हमारे साथ तर्कश में बातचीत करने के लिए देश के कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल हैं। जायसवाल साहब, अब यूपीए 1 सरकार पर जो सीएजी की कोल रिपोर्ट है, इस पर बातचीत करें। दो विवादास्पद चीज़ें हैं जिस पर हम आपका ध्यान खींचना चाहेंगे। एक, एसकेएस इस्पात एंड पावर लिमिटेड एंड प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इन दो कंपनियों को एलोकेशन जो हुआ है उस पर सीएजी ने सवाल खड़े किए हैं। और सवाल ये है कि 69 एप्लीकेंट्स थे, 36 को केवल प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया गया और अलॉटमेंट सिर्फ 2 कंपनियों को हो गया। ये एक सवाल है। दूसरा सवाल ये है, एक सवाल का खुलासा ले लीजिए, इसी का जवाब दे दीजिए। स्क्रीनिंग कमेटी जो बनाई गई थी उसका हेड करता था कोल सेक्रेटरी। सारी लाइन मिनिस्ट्री के सेक्रेटरीज उसके मेंबर होते थे, सारी स्टेट गवर्नमेंट्स के चीफ सेक्रेटरीज उसके मेंबर होते थे। किन परिस्थितियों में कितनों को उन्होंने बुलाया और कितनों को उन्होंने एलोकेट किया, इसका कोई जवाब हमसे अगर पूछा जाएगा तो हम कैसे दे सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, उन 57 कोल ब्लॉक्स की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई कर रही है। अगर कोई इस तरीके का काम हुआ होगा कि जो कि नियमों के विपरीत होगा तो सीबीआई खुद ब खुद कार्रवाई करेगी। एक नियमों के विपरीत जाकर अलॉटमेंट करने का एक और मामला आपको दिखाते हैं, इसी सीएजी की रिपोर्ट में है, जिसमें ये बताया गया है कि 108 कंपनियां थीं रामपिया एंड डिप साइड ऑफ रामपिया कोल ब्लॉक के लिए। 108 कंपनियों ने आवेदन किया और 108 एप्लीकेंट्स में से केवल 2 एप्लीकेंट्स थे जिन्हें की प्रेजेंटेशन के लिए स्क्रीनिंग कमेटी के सामने पेश किया गया। लेकिन स्क्रीनिंग कमेटी ने 6 कंपनीज को रिकमेंड कर दिया और उन कंपनियों का बाकायदा इसमें नाम भी है। यानी प्रेजेंटेशन सिर्फ 2 कंपनियों का और अलॉटमेंट 6 कंपनियों का। इसके बारे में आपकी सरकार का जवाब क्या है? हमारी सरकार का कोई जवाब नहीं हो सकता है। जिनको ये कंप्लेंट्स हो
उन्हें चाहिए कि वो सीबीआई के पास जाकर ये सारी कंप्लेंट लॉन्च करें। सीबीआई इस समय इंक्वायरी कर रही है। सीबीआई की इंक्वायरी में अगर वो इसको लॉन्च कर देंगे तो इसकी भी इंक्वायरी कर लेगी, इसकी रिपोर्ट दे देगी। उसमें हमें क्या कहना है? हमने आपको बता दिया कि स्क्रीनिंग कमेटी का हेड करता था कोल सेक्रेटरी, सारे स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरीज उसके मेंबर होते थे, सारे लाइन मिनिस्ट्रीज के सेक्रेटरी उसके मेंबर होते थे। किन परिस्थितियों में किनको वो एलोकेट किया गया, किनके लिए रिकमेंडेशन उन्होंने की है, इस पर हम कोई टिप्पणी कैसे कर सकते हैं? लेकिन आपकी सरकार ने जिसे उपयुक्त माना, उचित माना, आज उसी की जांच कर रही है सीबीआई। क्या आपको नहीं लगता है कि ये आपके फैसले में कहीं कोई गड़बड़ी थी? स्क्रीनिंग कमेटी के फैसले में कहीं कोई गड़बड़ी रही? अच्छी तरीके से पता लगनी चाहिए कि कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर थे, उसकी जिम्मेदारी होती है कि क्या वो पॉलिसी सही थी या नहीं थी। कोल ब्लॉक्स को प्राइवेट पार्टीज को एलोकेट करने की पॉलिसी सही थी या नहीं थी? आप क्या मानते हैं? 100% सही थी। नंबर 2, उस कोल ब्लॉक्स को एलोकेट करने के लिए जो मैकेनिज्म अपनाया गया, उससे ज़्यादा पारदर्शी मैकेनिज्म क्या हो सकता था? कोल सेक्रेटरी उसको हेड करते थे, सारे लाइन मिनिस्ट्री के सेक्रेटरीज उसके मेंबर होते थे, सारे स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरी उसके मेंबर होते थे। इससे भी ज़्यादा पारदर्शी तरीका कोई हो सकता है? लेकिन कहीं भी कोई कमी नज़र आ रही हो, कहीं भी किसी के साथ भेदभाव किया हो, तो सीबीआई इंक्वायरी कर। यही तो सवाल है कि जब इतने पारदर्शी तरीके से सब कुछ हुआ तो आज सीबीआई की इंक्वायरी क्यों बिठानी पड़ रही है? क्यों नहीं बैठाई जाए? ये हो सकता है बहुत सी कंपनियों ने अपने गलत स्टेटमेंट दिए हो। कंपनीज भी तो गलत स्टेटमेंट देती हैं। उनकी वेल्थ रही हो 100 करोड़ की, दिखा दिया हो कि हमारी 500 करोड़ की है, एलोकेशन करा लिया हो। स्टेट के ऑफिसर्स ने जिन्होंने वेरीफाई किया होगा, अगर किसी के वेल्थ 100 करोड़ की है और उसको उन्होंने 500 करोड़ का वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट दे दिया, तो वो अधिकारी गलत नहीं कर सकता है। इसी की इंक्वायरी सीबीआई कर रही है। आपका कहने का, आपका क्वेश्चन इस तरीके का है कि जब इतने पारदर्शी तरीके से एलोकेशन हुए तो सीबीआई इंक्वायरी क्यों हो रही है? अरे सीबीआई इंक्वायरी तो कभी भी हो सकती है, किसी भी मामले में हो सकती है। गलती कहीं भी किसी से भी हो सकती है। सवाल गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट ने जो मैकेनिज्म बनाया, कोई हमको ये जवाब दे दे कि कोल सेक्रेटरी से बड़ा कोल मिनिस्ट्री का ऑफिसर कोई होता है? कि स्टेट गवर्नमेंट में चीफ सेक्रेटरी से के लेवल से बड़ा कोई ऑफिसर होता है? तो नहीं होता है। अगर वो मैकेनिज्म बना दिया गया, इसके बाद भी कंप्लेंट्स आ रही हैं, तो उन कंप्लेंट्स की इंक्वायरी के लिए सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, तो और क्या? देखिए, दो बातें आप कह रहे हैं। एक तो कोल सेक्रेटरी से बड़ा कोल मिनिस्ट्री में नहीं, आप कह रहे हैं खुद, लेकिन कोल सेक्रेटरी उस समय का ये कह रहा था कि भाई एलोकेशन की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए जरूरी है कि बिडिंग प्रोसेस शुरू किया जाए। प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर हो, उससे ये पूछा जा सकता है कि आपने पॉलिसी सही बनाई कि नहीं बनाई, नंबर 1। नंबर 2, उससे क्वेश्चन ये किया जा सकता है कि आपने उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो मैकेनिज़्म बनाया, उससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट मैकेनिज़्म हो सकता था कि नहीं? मैंने उसका रिप्लाई दिया कि इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट मैकेनिज़्म कोई हो ही नहीं सकता था, क्योंकि टॉप के ऑफिशियल्स उसके मेंबर बनाए गए। इसके बाद अगर कैबिनेट मिनिस्टर को, जो कि उस समय संयोग से प्राइम मिनिस्टर थे, उनसे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। उनसे क्वेश्चन करने का कोई औचित्य ही नहीं है। नीचे लेवल पर अगर कहीं कुछ हुआ है, इसके बाद भी अगर एलोकेशन सही आदमी को नहीं हुए हैं, तो उसकी सीबीआई इंक्वायरी कर रहा है। सीबीआई खुद ही अपनी रिपोर्ट देगी कि किस लेवल पर कहां पर हेराफेरी हुई है। अच्छा, एक ये बताइए कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनका कि एलोकेशन कैंसिल किया जा रहा है गलती के आधार पर या उनके काम ना शुरू करने के आधार पर, उनका बैंक गारंटी क्यों नहीं सीज किया जा रहा? उनकी बैंक गारंटी सीज करते तो भी सरकार के राजस्व में बहुत सारे पैसे आते। आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि जिनके एलोकेशन कैंसिल किए जा रहे हैं या किए जाएंगे, उनकी इर्रेगुलरिटीज़ के आधार पर किए जाएंगे। उनकी इर्रेगुलरिटीज़ कितनी है, किस सीमा तक है, उस सीमा तक उनको दंड देने के लिए हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। अगर उन्होंने गलत बयानी की है तो
तो केवल उनका एलोकेशन ही रद्द नहीं किया जाएगा, उनको जेल के पीछे भेजा जाएगा। अगर उन्होंने गलत स्टेटमेंट दिया है तो केवल एलोकेशन ही रद्द नहीं होगा, वो सब जेल में जाएंगे, चाहे वो अधिकारी हो और चाहे कंपनी का मालिक हो। तो ऐसी कितनी कंपनियां हैं आपकी नज़र? हम कैसे बता दें? सीबीआई की रिपोर्ट आएगी तब तो पता लगेगा। सीबीआई की रिपोर्ट कब तक आएगी? सीबीआई से पूछिए। सीबीआई के बारे में कोई कमेंट्स करने के हम अधिकारी नहीं हैं। जी। हम कैसे कमेंट्स कर सकते हैं कि सीबीआई कब रिपोर्ट देगी? ये जो 57 कंपनियों में से 56 में काम शुरू नहीं हुआ है, उनके खिलाफ क्या एक्शन लेने जा रहे हैं आप लोग? बाकायदे रिव्यू हो रहा है, पूरी कमेटी बना दी गई है, आईएमजी बनी हुई, इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप बना हुआ है, वो उनके खिलाफ पूरी रिपोर्ट तैयार कर रही है कि किन लोगों ने जानबूझकर नहीं किया, किन लोगों ने मजबूरीवश नहीं किया है। जिन लोगों ने जानबूझ के नहीं किया होगा उनका एलोकेशन रद्द होगा, जिन्होंने मजबूरी में नहीं किया होगा उनकी मजबूरियां देखी जाएंगी कि किस मजबूरी में उन्होंने नहीं किया है, उसके आधार पर फैसला होगा। लेकिन आईएमजी की रिपोर्ट जब तक नहीं आएगी तब तक हम उस पर कोई कमेंट्स कैसे कर सकते हैं? एक आखिरी सवाल कि अभी भी विपक्षी दल आपकी जो तमाम राय है और जो तमाम जवाब हैं इससे सहमत नहीं हैं और प्रधानमंत्री की खामोशी उन्हें चुभ रही है, क्या कहेंगे आप? प्रधानमंत्री जी ने तो कल स्टेटमेंट दे दिया, इतना बड़ा स्टेटमेंट, इतना खुलासा करने वाला, इतना एलोबोरेटेड स्टेटमेंट और कोई नहीं हो सकता है। लेकिन विपक्ष इस पर बहस करने से कतरा रहा है। अब ये अगर बहस होती पार्लियामेंट में तो दूध का दूध पानी का पानी आ जाता कि एलोकेशन कब हुए थे, लेटर्स कब इशू हुए हैं। लेटर्स इशू करने को अगर एलोकेशन माना जा रहा है तो इससे बड़ी मूर्खता की कोई बात ही नहीं हो सकती है। अप्रूवल कब हुआ था, एलोकेशन कब हुआ था, रिकमेंडेशन कब हुई थी, ये महत्वपूर्ण है। तो जिस तरीके से ये एलिगेशन लगा रहे हैं, अगर ये पार्लियामेंट में बहस करेंगे तो कहीं नहीं टिक पाएंगे। एलिगेशन की तो हद ये है कि अब वो सरकार से आगे पार्टी तक पे भी एलिगेशन लगाया जा रहा है। हाँ, लगाएंगे, वो तो लगा ही सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, सामने खड़े होकर लगाएं। हम लोग यही तो चाहते हैं कि आप पार्लियामेंट में एलिगेशन तो लगाएं, जिस तरीके का एलिगेशन उन्होंने मीडिया में लगाया है। एक भी कोल ब्लॉक 2009 के बाद नहीं एलोकेट किया गया है, ये मैं कह रहा हूँ। अब अगर पार्लियामेंट में कहें तो हम उनको जवाब दें, वो तो पीठ छुपा के आपको बुला लेंगे, आपसे कहेंगे देखिए इतने लेटर जारी हुए। अरे लेटर्स जारी हुए, लेटर्स का कोई महत्व है? महत्व इस बात का है कि अप्रूवल कब हुआ है, महत्व इस बात का है कि स्क्रीनिंग कमेटी ने कब उसको अप्रूव किया है। वो अगर 2009 के पहले हुआ है तो इन लेटर्स का दिखा कि क्या सिद्ध करना चाहिए। एक चीज ये बता दीजिए कि ये जो बिल MMDR अमेंडमेंट एक्ट 2010 में पास हो गया, गाइडलाइंस बनाने में इतनी देर क्यों हो रही है? ये देखिए, कोई कोल ब्लॉक का एलोकेशन तो नहीं हुआ है, तो आप ही लोग कहती हैं कि जो कुछ करिए ट्रांसपेरेंट तरीके से करिए। अगर गाइडलाइन में हमने 2 साल लगाया है तो ट्रांसपेरेंसी के लिए ही लगाया होगा। लेकिन आप ये तो आरोप नहीं लगा सकती हैं कि साहब गाइडलाइन बनाने में देरी करके आप एलोकेशन कर रहे हैं, ये तो आरोप नहीं लगा सकते। एक भी एलोकेशन अगर 2009 के बाद हुआ हो तो बताइए। विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं, हम नहीं। विपक्षी दल ही की बात कर रहा हूं मैं। विपक्षी दलों को चाहिए कि पार्लियामेंट में खड़े होकर आरोप लगाते और उसका हम जवाब देते। ये गाइडलाइंस बनने की प्रक्रिया कब पूरी हो जाएगी? जब भी पूरी हो, मैं नहीं कुछ कहता हूं। ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया बनाई जाएगी, उसमें 2 महीने भी लग सकता है, 4 महीने भी लग सकता है, और 4 साल। कोई जरूरी नहीं है कि गाइडलाइन की प्रक्रिया 2 महीने में पूरी हो जाए। केवल महत्व इस बात का है कि इस दौरान आपने कोल ब्लॉक एलोकेट तो नहीं कर दिए। उसका रिप्लाई यह है कि एक भी कोल ब्लॉक 2009 के बाद, इस बिल के प्रोड्यूस होने के बाद एक भी कोल ब्लॉक नहीं एलोकेट किया गया। महत्व केवल इस बात का है, महत्व इस बात का नहीं कि आपने 2 साल से गाइडलाइन नहीं बनाई। हम ट्रांसपेरेंट तरीके से गाइडलाइन बनाना चाहते हैं। हमने एक कोई बहुत बड़ी कंपनी को एंगेज किया है इस गाइडलाइन को बनाने के लिए। वो कंपनी कौन सी? फॉसिल। उसकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। हम नहीं चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी में कहीं पर भी 1% भी कोई क्वेश्चन कर सके। इसलिए अगर गाइडलाइन बनाने में देर लग रही है तो इससे कोई हम घेरे में नहीं आते हैं। घेरे में हम तब आ सकते थे कि साहब बिल वहाँ पर प्रोड्यूस होने के बाद आपने एलोकेट किया, आप 2 साल से गाइडलाइन नहीं बना रहे हैं, एलोकेशन जारी है आपका। जब एलोकेशन नहीं किया गया
फिर क्या आपत्ति है? बस आपत्ति सिर्फ इतनी हो सकती है विपक्षी दलों को कि ये जो बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं पॉलिसी पैरालिसिस की, बार बार एक चीज को ले आने में 2 साल 4 साल का वक्त क्यों लग जा रहा है? जो सवाल 2004 में उठे, सुषमा स्वराज की अगर हम बात दोहरा दें, कल उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2004 में ये सवाल आया कि क्यों ना बिडिंग प्रोसेस के जरिए एलोकेशन किया जाए। उसके बाद बिल तैयार करने में 2 साल, फिर बिल को पेश करने में 2 साल, फिर बिल को पास कराने में 2 साल, फिर बिल के पास हो जाने में, गाइडलाइन बनाने में 2 साल। क्वेश्चन कर दिया। अब मैं सुषमा जी से ये पूछना चाहता हूं कि ये 2-2 साल लगाए किसने? इन्हीं की स्टेट्स ने तो लगाए, इन्हीं की स्टेट्स ने तो उसका विरोध किया। अगर इनकी स्टेट्स ने समर्थन कर दिया होता तो ये कब का पास हो जाता? क्यों किया उन्होंने विरोध? अपोजिशन का कारण क्या था? और सारी की सारी स्टेट्स इनकी थी, एक सीपीएम की थी और बाकी सारी बीजेपी की स्टेट्स थी। वो बिडिंग प्रोसेस के एलोकेशन का विरोध किसने किया? बीजेपी रूल्ड स्टेट्स ने किया। जो सुषमा जी कह रहे हैं, आपने बताया कि सुषमा जी कह रहे हैं कि 2 साल इसमें लगा, 2 साल उसमें लगा। हमारी मजबूरी है, फेडरल सिस्टम को हमें मानना पड़ेगा। अगर सारी कोल बेरिंग स्टेट्स विरोध कर रही हैं जो कि बीजेपी की थी, तो हम कैसे लागू कर दें बिडिंग प्रोसेस? हमारा क्वेश्चन ये है। जो आपने कहा कि सुषमा जी कह रहे हैं कि 5 साल लग गया बिडिंग प्रोसेस का बिल लाने में, अरे किसने लगाया 5 साल? आपकी स्टेट्स ने लगाया, आपकी पार्टी की रूल्ड स्टेट्स ने लगाया। आप उनसे पूछिए कि क्यों इतना देर लगाया, क्यों आपने अपोज किया? आप हमसे क्या पूछती? भारत सरकार ने जब आखिर में 2010 के पहले जब सारी स्टेट्स की मीटिंग बुलाई, जितने कोल बेरिंग स्टेट्स के माइंस मिनिस्टर की, हमने यहां तक कह दिया कि भाई जो भी रेवेन्यू आएगा वो सब कुछ स्टेट्स के पास जाएगा, भारत सरकार कुछ नहीं रखेगी। तब कहीं जाकर स्टेट्स को हमने राजी किया है। और हम पर ये एलिगेशन लगाई जा रही कि 4 साल लगा दिया आपने, 5 साल लगा दिया। एक आखिरी सवाल कि वो बीजेपी का बार बार ये आरोप है कि बाकी सारे मामलों में तो आप स्टेट्स की बात नहीं सुनते हैं, तो इस मामले में आप स्टेट्स के ऊपर सारी जिम्मेदारी क्यों डाल? सारे मामलों में स्टेट्स की सुनी जाती है, और मैं कहता हूं जिस मामले में स्टेट्स की नहीं सुनी जाती हो उस पर अलग से डिबेट कर लें। पहले वो इस डिबेट का रिप्लाई दे दें कि उन स्टेट्स ने अपोज क्यों किया, इसका रिप्लाई वो दें। कि रफू करने से कोई इशू सॉल्व नहीं होता है, ये रफू बाद में करेंगे। पहले इसका जवाब दें कि उन स्टेट्स ने विरोध क्यों किया, उन स्टेट्स की रिकमेंडेशन के आधार पर ही सारे एलोकेशन हुए, आप क्यों विरोध कर रहे हैं? उनका चीफ सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर बैठता था जो कि वो सारे एलोकेशन कराता था, इसके बाद भी आप विरोध कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि देश के कोयला मंत्री का कहना है कि बीजेपी के रूल्ड स्टेट्स को भी जवाब देना पड़ेगा कि आखिर वो हर कानून को और नियम को बनाने में अड़ंगे क्यों लगाते रहे। दूसरा ये भी कहना है कि अगर ये तमाम सवालों का जवाब चाहिए तो बीजेपी को संसद में आकर इस पर बहस कराने की ज़रूरत है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात वो ये कह रहे हैं कि उनके दौर में किसी तरह का कोई कोल ब्लॉक एलोकेशन नहीं हुआ, जो बार बार बीजेपी के नेताओं की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। आपका हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तर्कश में इतना ही, नमस्कार।